नमस्कार साथियों। अब हम बात करते हैं हॉफस्टाडर एक्सपेरिमेंट की। तो रदरफोर्ड ने जब अपना नाभिक मॉडल परमाणु मॉडल दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि किसी भी परमाणु के अंदर एक छोटा सा धनावेशित केंद्र होता है जहां पर उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और उस परमाणु का द्रव्यमान केंद्रित रहता है और उसको रदरफोर्ड ने नाभिक कहा था। तो रदरफोर्ड के नाभिक की परिभाषा के बाद अब इस नाभिक का आकार कैसा रहेगा, इसकी संरचना कैसी रहेगी, इसके अंदर आवेश घनत्व किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, इसको समझने के लिए क्या किया था, हॉफस्टाडर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब देखो क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल है, ये जा रहा है तो इसके साथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेव एसोसिएट रहती है। तो उसकी वेवलेंथ क्या रहती है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ ये रहती है लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी क्या है, इसका मोमेंटम है। और हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी शो कर दूं तो ये रहती है हमारी पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो पी प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट ऑफ ई के। तो यहाँ लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, अंडर रूट ऑफ ई के। यानी कि इस पार्टिकल की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी लैम्बडा की वैल्यू कम होगी। ये इसलिए कभी कभार ये कंसेप्ट आता है कि हॉफस्टाडर एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने इलेक्ट्रॉनों का चयन क्यों किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, हम फोटोन ले सकते थे, गामा रे ले सकते थे, एक्सरे ले सकते थे, जो क्या करती है, इससे इंटरेक्शन करती है नाभिक से और अपना कोई ना कोई डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस का एक इफेक्ट यहाँ पर शो करती है, जिसको हम क्या करते, डिटेक्ट कर लेते। लेकिन नाभिक का जो रेडियस रहता है वो रहता है 10⁻⁻15 मीटर का। और हमको चाहिए कि हमारा पार्टिकल या हमारी जो वेव है वो इस ऑर्डर की होनी चाहिए, 10⁻15 की। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर जो वेवलेंथ है लैम्बडा, वो अप्रोक्सीमेट हो जाती है हमारी 10⁻⁻15 मीटर के रेंज की। तो उनको इलेक्ट्रॉन लेने का सबसे अच्छा कारण यही था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम लैम्बडा की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ताकि हमको क्या चले, नाभिक का पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाए। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लिए थे और इलेक्ट्रॉनों को क्या किया था, एक नाभिक पर इंसिडेंट किया था इस प्रकार से, जैसे कि हमारा एक सोर्स है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे हाई एनर्जी के क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के यूज करते हुए इनको डिफ्लेक्ट करते हैं किसी डायरेक्शन में। और यहाँ पर हमारा सामने होता है एक टारगेट जिस पर हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्डिंग कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पर वो मेटल हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी ले लिया है EU। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पर टकराएंगे और टकरा कर क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर स्कैटर्ड होंगे। तो पर्टिकुलर किसी थीटा एंगल पर उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो इस एनर्जी को फाइंड आउट करके हमको ये पता चलता है कि इस AU के नाभिक का स्ट्रक्चर कैसा है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, यहाँ पर अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन लिए थे जिसकी एनर्जी वेरी कर रही थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगाकर 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। और जब इन इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग की गई थी टारगेट पर, और ये टारगेट भी उसने अलग अलग लिए थे, AU लिया, एल्यूमिनियम, PB, कोबाल्ट, इस प्रकार से अलग अलग उसने धातुएं ली और उस पर क्या किया था, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग एनर्जी के साथ बम्बार्डिंग की थी। तो वहां पर जो रिजल्ट मिले थे, नाभिक का जो स्ट्रक्चर मिला था, उसके लिए उसने एक एम्पायरिकल फॉर्मूला दिया था। उसने कहा था कि अगर हम किसी नाभिक के अंदर चार्ज डेंसिटी को इस फॉर्म के अंदर लिख लें, रो इक्वल टू रो 0 अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल
माइनस R0 अपॉन ए। अगर हम किसी नाभिक के अंदर उसकी जो चार्ज डेंसिटी है नाभिक की रो आर, अगर उसको इस फॉर्म के अंदर डिनोट करें तो क्या हो, वो हमारी एक्सपेरिमेंटल से जो हमको कर्व मिलते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा मैच होती है। अब ये एक्सपेरिमेंटल कर्व कैसे मिलते हैं, तो उसने जब अलग अलग धातुओं पर अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों की बम्बार्डिंग की थी, तो उसको ये जो ग्राफ मिले थे वो कुछ इस प्रकार से थे। तो यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ अलग अलग धातुओं के लिए। चलो हम वापस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है अलग अलग मेटल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायग्राम इस एक को समझते हैं। तो डायग्राम एक में क्या हो रहा है कि हमारी वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, नाभिक का आवेश घनत्व ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर क्या कर रहे हैं, हम आर ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं नाभिक के केंद्र से दूरी। तो यहाँ पर जो ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला ये वाला जो हॉर्ट्सफेकर ने दिया था, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि नाभिक का उसके केंद्र पर जहां पर आर की वैल्यू 0 है, वहां पर जो चार्ज का घनत्व है वो सर्वाधिक है, मैक्सिमम है, रो 0 है। फिर हम जैसे जैसे नाभिक के केंद्र से, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डमी नाभिक भी बना देता हूँ, ये नाभिक। तो जैसे जैसे हम नाभिक के केंद्र से बाहर जाते हैं यानी सतह की ओर आते हैं, तो नाभिक का आवेश घनत्व लगभग क्या रहता है, नियत रहता है। उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होता है, नाभिक के घनत्व में एकाएक अचानक या रैपिडली क्या होती है, कमी आती है, और उसके बाद उसका घनत्व तेजी से कम होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रो 0 थी, और यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है वो 90% डाउन हो जाती है, रो 0 अपॉन 10 बच जाती है। तो यहाँ पर क्या किया था, कुछ परिभाषाएं दी गई थी। तो नाभिक की त्रिज्या किसको कहेंगे, नाभिक की त्रिज्या R0। तो R0 क्या है, नाभिक के केंद्र से वह दूरी है जहां पर नाभिक का घनत्व रो 0 अपने अधिकतम मान का 50% या हाफ नहीं हो जाता, या रो 0 की वैल्यू रो 0 अपॉन 2 नहीं हो जाती। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, R0 नाभिक की त्रिज्या। कौन से नाभिक की त्रिज्या, जिसके लिए कर्व लिया गया। अब आता है यहाँ पर एक कंसेप्ट, तो ये तो गई नाभिक की त्रिज्या। अब नाभिक की त्रिज्या एक ऐसी शार्प बाउंड्री नहीं होती है कि इस लाइन पे ये आ गई नाभिक की त्रिज्या, इसके बाद नाभिक का कोई आवेश घनत्व नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या रहता है, आवेश की वैल्यू रहती है, घनत्व का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है मोटाई का, या नाभिक की मोटाई या नाभिक की चौड़ाई, जिसको ए कहते हैं, इस फॉर्मूले में यूज हो रहा है थिकनेस। तो नाभिक की मोटाई क्या रहती है, तो नाभिक की मोटाई ए वह दूरी है जहां पर नाभिक का आवेश घनत्व 90% डाउन हो जाता है, यानी कि रो 0 से लगाकर रो 0 अपॉन 10 तक जो मोटाई है वो क्या कहलाती है, नाभिक की मोटाई। तो यहाँ पर देखो, तो ये हो गई नाभिक की त्रिज्या, और यहां से लगाकर इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक ये क्या बन रहा है, ये बन रही है नाभिक की मोटाई। यानी कि ये नाभिक है ये वाला, तो यहाँ पर इसकी क्या रहेगी, थोड़ी बहुत मोटाई रहेगी। और मोटाई किस प्रकार से परिभाषित है, रो 0 से लगाकर रो 0 अपॉन 10 तक जहां वेरी होता है वहां तक क्या रहेगी, नाभिक की मोटाई। तो हॉर्ट्सफेडर ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग एनर्जी के साथ अलग अलग धातुओं पर किया। तो उनको इस प्रकार से कर्व किए, जैसे ये कर्व एक है, ये एल्यूमिनियम के लिए, 2 है एजी के लिए, और तीसरा है वो किसके लिए है, पीबी के लिए। तो देखिए कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ए की वैल्यू बढ़ रही है, यानी हम हल्के नाभिक से भारी नाभिकों की ओर जा रहे हैं, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, नाभिक की त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है। तो ये देखिए, जैसे कि इसकी नाभिक की त्रिज्या है, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसकी नाभिक की त्रिज्या है रो 0 से रो 0.2, यानी कि ये इसकी मोटाई है, ये नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए।
Ag की बात करें तो Ag का मान, मैक्सिमम मान का क्या आ रहा है, यहाँ पर हाफ आ रहा है, तो ये हो जाएगी किसके लिए, Ag के लिए। Pb की बात करें तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ये हो जाएगी किसके लिए, Pb के लिए। तो इस प्रकार से हर्ट्ज-स्पेक्टर एक्सपेरिमेंट के बाद हम किसी भी नाभिक के अंदर आवेश घनत्व, नाभिक की त्रिज्या और नाभिक की मोटाई की व्याख्या कर पाते हैं। चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस या नाभिक का वर्गीकरण। तो नाभिक का वर्गीकरण हम क्या करते हैं, समस्थानिक, आइसोबार, ये हमने पढ़े थे, उसी के बेस पर है। तो सबसे पहला आता है हमारा आइसोटोप या समस्थानिक, इसे कहते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं, अगर कोई दो नाभिक है, एक N1 है और एक N2 है, अगर दोनों के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान है, P1 बराबर है किसके, P2 के, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग है, तो ये नाभिक क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समस्थानिक। जैसे कि 1H2 1H3, ये क्या है, समस्थानिक है, दोनों के अंदर प्रोटॉन एक एक है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग है, या परमाणु भार अलग अलग है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे समस्थानिक या आइसोटॉप। अब दूसरा हमारा आता है आइसोबार। तो आइसोबार हम किसको कहेंगे, आइसोबार न्यूक्लियस कौन से होते हैं, आइसोबार में जिसका आपका क्या रहता है कि परमाणु वेट या परमाणु भार है वो समान रहता है, A1 बराबर रहता है किसके, A2 के, उनका परमाणु क्रमांक चाहे कुछ भी हो, जैसे कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये क्या है, ये दोनों नाभिक है या नाभिक है, ये क्या है, आइसोबार है, समभारिक है, दोनों के अंदर परमाणु भार क्या है, इक्वल है। तीसरा हमारे पास जो नाभिक आता है वो है आइसोटोन, या जिसको सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहते हैं, आइसोटोन न्यूक्लियस। तो इसमें क्या रहते हैं, हमारे पास दो नाभिक होते हैं, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, तो उनको हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन न्यूक्लियस। तो जैसे कि कार्बन 6 13 और दूसरा है 7N 14। तो इसमें देखिए कि अपने कार्बन कितने हैं, कार्बन के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है, इसके अंदर भी जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है, तो दोनों नाभिकों के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, जिसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन न्यूक्लियस या सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। अब एक और प्रकार हमारे पास बच जाता है, चौथा है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिरर न्यूक्ली कहते हैं। तो मिरर न्यूक्ली क्या रहता है, मिरर न्यूक्ली, तो मिरर न्यूक्ली में वे नाभिक जिसमें क्या रहता है, एक के जितने प्रोटॉन है उतने क्या होने चाहिए दूसरे के अंदर न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए। जैसे कि फॉर बेरिलियम 7 और लिथियम 3 7, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 3 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 है। बेरिलियम के अंदर क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, 4 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 है। तो ये क्या है, बेरिलियम और लिथियम एक दूसरे के मिरर न्यूक्ली कहलाते हैं। तो यहाँ पर 4 इसके प्रोटॉन है, तो इसके 4 कौन है, न्यूट्रॉन, इसके अंदर 3 न्यूट्रॉन है, तो इसके अंदर 3 प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक दूसरे में मिरर इमेज होनी चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं, मिरर न्यूक्ली। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये क्या टर्म है, मास डिफेक्ट यानी कि द्रव्यमान शक्ति और बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान शक्ति का कंसेप्ट कब आता है, ये हमारा वही कंसेप्ट है जो हमने रिलेटिविटी थ्योरी में पढ़ा था, डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, मास शक्ति या मास डिस्ट्रॉय जो देखा था, तो उसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूटिलाइज या इसका एप्लीकेट करते हैं। तो अब इस कंसेप्ट को समझो, सपोज करो ये कोई एक नाभिक है जिसके अंदर क्या है, कुछ प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। तो इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से लिखा जाता है XZE,
यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, Z, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस Z। प्रोटॉन का द्रव्यमान मैं मान के चलता हूं mp है, और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो mn है। तो इस नाभिक X का जो टोटल मास है वो क्या होना चाहिए, mx, प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के तुल्य होना चाहिए, यानी कि ये होना चाहिए Z इंटू एम पी प्लस A माइनस Z इंटू एम एन। तो ये होना चाहिए इस नाभिक X का कुल द्रव्यमान। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं, इसका जो द्रव्यमान फाइंड आउट करते हैं, तो वो द्रव्यमान mx ना आकर mx से क्या होता है, कुछ कम आता है, तो उसको मैं मान के चलता हूँ, उसको हम जो एक्सपेरिमेंट जो फाइंड आउट करते हैं वो मान के चलते हैं MEZ आता है। तो यहाँ पर MEZ एक्सपेरिमेंटल द्रव्यमान है नाभिक X का, और mx क्या है, थ्योरेटिकल है। तो जो एक्सपेरिमेंट या वास्तव में जो इसके द्रव्यमान में जो कमी होती है डेल्टा m, वो क्या होगी, इसका वास्तविक द्रव्यमान माइनस एक्सपेरिमेंटल द्रव्यमान। तो यहाँ पर mx की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा m इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z इंटू Mn, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस m इंटू AZ। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 कहलाता है हमारा मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। तो वास्तव में ये डिफेक्ट क्यों आता है मास के कारण, तो ये जो डिफेक्ट आता है, जो द्रव्यमान में जो कमी होती है, ये द्रव्यमान क्या करता है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और सपोज करो कि ये हमारा नाभिक है, मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूँ 1H2 का। तो इसके अंदर क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक कौन होगा, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन होंगे इसके अंदर, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर आउटर मोस्ट क्लास के अंदर कहीं गति कर रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पहले दूर दूर थे, अनंत पर थे, फिर वो क्या होते हैं, धीरे धीरे पास में आते हैं, और फिर क्या होते हैं, कंबाइंड होकर एक नाभिक बनाते हैं इसका 1H2 का। तो इस प्रोसेस में ये पहली स्टेट मान के चलो और ये दूसरी स्टेट मान के चलो। तो पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में आने पर क्या करते हैं, कुछ ऊर्जा को विकिरित करते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं, जिसके कारण अब ये P और N नाभिक के अंदर एक साथ बंध जाते हैं हमेशा के लिए। और ये जो ऊर्जा उन्होंने विकिरित की है ये कहलाती है बंधन ऊर्जा, किसकी, इन दो पार्टिकल्स की। तो यहाँ पर नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा हो जाएगी, किसी भी नाभिक में जितने भी न्यूक्लियन हैं उन सब को बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी मिलती कहाँ से है, तो बाइंडिंग एनर्जी Be मिलती है। तो जिस प्रकार से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं, पास में आते हैं और विकिरण उत्सर्जित करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना कुछ द्रव्यमान बहुत कम अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, विकिरित करते हैं, किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी जो इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगी डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। तो एनर्जी बाहर निकल गई। एनर्जी बाहर निकलने के बाद क्या हो जाते हैं, दोनों स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं और एक नाभिक का निर्माण कर देते हैं। यदि जितने ज्यादा न्यूक्लियन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेंगे, विकिरित करेंगे और स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है हमारी बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही आप यूं समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसी प्रकार से नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा त्यागने के बाद ही क्या करते हैं, नाभिक के न्यूक्लियन एक दूसरे के साथ रहकर नाभिक का निर्माण करते हैं। यदि बंधन ऊर्जा इनको वापस मिल जाए तो ये सारे न्यूक्लियन क्या हो जाएंगे, वापस अलग अलग
स्वतंत्र अवस्था के अंदर आ जाएंगे और नाभिक टूट जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, बीई बार इसको कहते हैं। तो ये क्या होता है बीई बार? ये होता है बाइंडिंग एनर्जी किसी भी नाभिक की अपॉन उसके जो द्रव्यमान संख्या है उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। अब एक नाभिक के अंदर सपोज करो कि जैसे ये भी यहाँ पर देखा था, तो ये नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? तो किसी नाभिक एक्स जेड के लिए, जैसे ये रहा, इस नाभिक के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी इस समीकरण 2 से? तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन है। तो डेल्टा ई या बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम हमारा क्या था? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड इंटू सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारी क्या? किसी भी नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी। और अगर इसके अंदर हम भाग दे देंगे किसके? नाभिक के द्रव्यमान का, तो हमको क्या मिल जाएगी? पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी को अगर द्रव्यमान संख्या के साथ ग्राफ बनाए, जैसे यहाँ पर मैं पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ द्रव्यमान संख्या ए को, और यहाँ पे आ रही है मेरी बीई बार। तो जैसे जैसे हम छोटे या हल्के नाभिकों से स्टार्ट करते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 4, 30, 100, 150, 200, 250 इस प्रकार से बढ़ती जाती है, तो क्या होता है कि पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होती है? इस प्रकार से धीरे धीरे स्टार्टिंग के अंदर पहले इसकी वैल्यू इस प्रकार से बढ़ती है, फिर इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है इस प्रकार से, और फिर धीरे धीरे इसके मान में क्या आ जाती है? कमी आने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियल फेस ये वाला जहां पर इसकी एनर्जी बढ़ रही थी, इस रीजन को मैं थोड़ा सा अलग कलर में ले लेता हूं। जैसे ये वाला रीजन देखिए, ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू ए के साथ बढ़ रही है। तो पहला रीजन आता है कि जब हमारा द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? 50 से कम रहती है, तो बाइंडिंग एनर्जी के मान में क्या आती है? वृद्धि आती है। 50 तक जैसे जैसे हम जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती है। फिर क्या रहता है कि 50 से लगाकर इस रीजन में 150 तक जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, और फिर इसके अंदर वापस क्या होने लग जाती है? कमी होने लग जाती है। तो यहाँ पर तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी क्या बताती है? पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों की नाभिक के स्थायित्व को दर्शाता है। यानी कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा है वह नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी है। यानी कि पहला कंडीशन जब स्टार्ट के अंदर यानी हल्के नाभिक है वो कम स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती है। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो रीजन है इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत कम है। यानी कि जो हल्के नाभिक है ए लेस देन 50, वो वाले नाभिक क्या होते हैं? कम स्थायी होते हैं। यानी कि ऐसे नाभिक क्या करेंगे? आपस में मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करने की संभावना रहती है, जिससे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। दूसरा केस बीच वाला रीजन जहां पर क्या है कि नाभिकों की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग क्या है? हमारी कांस्टेंट है, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वाला जो रीजन है जहां पर ए की वैल्यू 50 से लगाकर 150 के बीच में, अब ऐसी कोई सार बाउंड नहीं है कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि सर कहीं 45 पे, नहीं, ये एक अप्रोक्सीमेट रीजन है कि इस रेंज के अंदर। तो ये वाले जो नाभिक है ये सर्वाधिक स्थायी होते हैं। ये ना तो टूटते हैं
और न ही आपस में जुड़कर किसी बड़े नाभिक का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा रीजन होता है हमारा ये वाला रीजन, जो कि बहुत भारी नाभिकों के जैसे यूरेनियम पीबी के लिए देखा जाता है। तो वहां पर क्या रहता है कि जब आपका ए ग्रेटर देन 150 होता है तो वहां पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यानी कि ये नाभिक, भारे नाभिक, इनमें क्या संभावना रहती है, इनमें संभावना रहती है कि ये टूटकर दो ऐसे हल्के नाभिकों का निर्माण करे जिनका द्रव्यमान या पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इस रेंज के अंदर आ जाए। तो इस प्रकार से पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी से हमको पता चलता है कि नाभिक में कितना स्थायित्व होता है। धन्यवाद।